गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, वी विल बी स्टार्टिंग विद एमसीक्यू डिस्कशन ऑफ द रिविजनरी टेस्ट पेपर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज नवंबर 23 एग्जामिनेशन। इंस्टीट्यूट ने जो रिविजनरी टेस्ट पेपर ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, अब इसके एमसीक्यू से रिलेटेड हम क्या है डिस्कशन कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसकी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आपको क्लियर होने चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इन्फोटेल लिमिटेड, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज इन्फोटेल। इन्फोटेल क्या है? एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। इट इज व्हाट? अ टेली कम्युनिकेशन कंपनी जो ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर, इंडिया में ऑपरेट कर रही है। द कंपनी हैज obtained रजिस्ट्रेशन इन ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। सभी स्टेट्स के अंदर उसने क्या है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया हुआ है। और उसका एचओ है हरियाणा में। हेड ऑफिस बता दिया कहाँ पे, एचओ कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। द इनवॉइस फॉर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया इज इशूड टू कस्टमर बाय एचओ लोकेटेड इन हरियाणा। तो ये जो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी इनवॉइस कौन जारी कर रहा है? इसकी इनवॉइस हेड ऑफिस जारी कर रहा है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। वो कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा के अंदर लोकेटेड फॉर ऑल द सर्विसेज। सभी सर्विसेज के लिए ये एचओ क्या है? ये बेसिकली इनवॉइस जारी कर रहा है। अब ये देखो क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने के ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर अंडरटेकन। जनवरी के महीने में ये ट्रांजैक्शंस हैव बीन अंडरटेकन। दैट इज व्हाट? नंबर 1, रिसीट्स फ्रॉम पोस्ट पेड मोबाइल फोन कस्टमर्स। पोस्ट पेड मोबाइल फोन कस्टमर्स से 25 लाख रुपए इनको मिले हैं। ठीक है, इन्होंने सर्विस सप्लाई करी, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, और 25 लाख रुपए किससे मिले? पोस्ट पेड मोबाइल कस्टमर्स से मिले। और इसमें 5 लाख तो है हरियाणा में और रिमेनिंग कस्टमर्स हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो जहाँ तक 5 लाख रुपए की बात है, अब हरियाणा से ही बिलिंग हो रही है, इनका बिलिंग एड्रेस भी बट नेचुरल है हरियाणा में होगा। इनका क्या है? बिलिंग एड्रेस भी कहाँ पे होगा? हरियाणा के अंदर होगा। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई 5 लाख के रिलेशन में तो हरियाणा हो गई, इंट्रास्टेट रेट सप्लाई हो गई। बाकी 20 लाख के रिलेशन में क्या हो जाएगी? वो 20 लाख के रिलेशन में ये जो कि आउटसाइड द स्टेट्स हैं, इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई होती है पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन के केस में लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लाई। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्फोटेल लिमिटेड कलेक्टेड एन अमाउंट ऑफ 20 लाख एज सब्सक्रिप्शन इनकम आइडेंटिफाइबल सेपरेटली ऑन पोस्ट पेड बिल फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, अब जो पोस्ट पेड बिल जो इन्होंने दिया, उसमें इन्होंने 20 लाख रुपए अलग से कलेक्ट किए हैं, सेपरेटली कलेक्ट किए हैं। ये सेपरेटली कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कलेक्शन इन पॉइंट नंबर 1। ये पोस्ट पेड बिल में ये सब्सक्रिप्शन इनकम इन्होंने अलग से कलेक्ट की है। द सेम वॉज कलेक्टेड फॉर पेमेंट टू क्लाउड जोन। यानी ये 20 लाख रुपए क्लाउड जोन है, इसके लिए कलेक्ट किए गए हैं। क्लाउड जोन लिमिटेड, क्लाउड जोन लिमिटेड के लिए कलेक्ट किए गए हैं। देखो, सेम वॉज कलेक्टेड पेमेंट टू क्लाउड जोन लिमिटेड हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज क्लाउड जोन
ये एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है। ये क्या है? एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है। क्या ये एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है जो OTT प्लेटफॉर्म है लोकेटेड इन महाराष्ट्र, जो कि क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है। यानी ये OTT प्लेटफॉर्म, ये सर्विस क्लाउड जोन अपनी सर्विसेज दे रहा है। बेसिकली क्या हुआ है? क्लाउड जोन सर्विसेज दे रहा है और आपने पोस्ट पेड बिल जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों से 20 लाख रुपए कलेक्ट किए हैं इनको देने के लिए, ठीक है। फुल अमाउंट वाज रेमिटेड टू क्लाउड जोन बाय इन्फोटेल। ये 20 लाख के पूरे के 20 लाख रुपए अपन ने रेमिट कर दिए, इसको अपन ने रेमिट कर दिए, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ पोस्ट पेड कस्टमर। ये 20 लाख रुपए जो कलेक्ट किया अपन ने रेमिट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ पोस्ट पेड कस्टमर्स। क्लाउड जोन इश्यूज इनवॉइस टू कस्टमर्स इन इट्स ओन नेम। क्लाउड जोन क्या कर रहा है? इनवॉइस जारी कर रहा है। क्लाउड जोन जारी कर रहा है इनवॉइस, ठीक है। क्लाउड जोन जारी कर रहा है इनवॉइस इन ओन नेम, अपने नाम में इनवॉइस जारी कर रहा है, ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट, इन्फोटेल इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेशन और अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई फ्रॉम क्लाउड जोन टू कस्टमर। इन्फोटेल किसी भी तरह से इस अरेंजमेंट में मतलब कुछ सर्विसेज वगैरह नहीं देगा। कस्टमर्स हैव अवेल्ड द फैसिलिटी ऑन देयर ओन। कस्टमर्स ने क्या किया है? ये फैसिलिटी अपने ओन में कलेक्ट करी है टू पे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड जोन बाय वे ऑफ पेमेंट टू इन्फोटेल। तो ये कस्टमर्स क्या है? इन्फोटेल के माध्यम से ये पैसा दे रहे हैं क्लाउड जोन को। सब्सक्रिप्शन इनकम इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स ऑन एक्चुअल बेसिस एंड नो फीस इज चार्ज बाय इन्फोटेल फ्रॉम कस्टमर्स फ्रॉम सच फैसिलिटी। तो बेसिकली यहां पे जो इन्फोटेल है is acting as pure agent of recipient of service। अब अपन सर्विसेज दे रहे हैं, अपना रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन है? कस्टमर है, ठीक है। अब ये खुद की ओन सर्विसेज दे रहा है। ओन सर्विसेज तो अलग से दे रहा है। जो भी सर्विसेज इसने बिल करी है वो क्या है? पोस्ट पेड मोबाइल की, वो तो अलग से दी है। ये 20 लाख रुपए अलग हैं, ये 20 लाख रुपए अलग हैं जो कि क्लाउड जोन के भी आप इसने मतलब कस्टमर से कलेक्ट करके क्लाउड जोन को देगा। तो फंडामेंटली यहाँ पे ये प्योर एजेंट की कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है फॉर द कस्टमर्स जिनको ये सर्विसेज दे रहा है, इन एडिशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन हिज ओन अकाउंट। ये सर्विसेज और इनको दे रहा है जिसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा है कस्टमर से कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा है। इन्फोटेल रिसीव्स एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स एज कलेक्शन चार्जेस फ्रॉम क्लाउड जोन। क्लाउड जोन से इसको क्या मिल गया कि भाई ये क्यों कलेक्ट कर रहा है? इसको 20 लाख रुपए का 10% एक तरह से कलेक्शन चार्जेस मिल गए, ये सर्विसेज हो गई। तो 2 लाख रुपए ये एक तरह से इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। आप कहाँ पे हो? हरियाणा में हो। तो ये इस पे IGST लेविएबल हो जाएगा, ठीक है, IGST लेविएबल हो जाएगा 10% कलेक्शन चार्जेस। फिर देखो आगे बोलते हैं डायरेक्ट रिसीट्स फ्रॉम प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स 50 लाख रुपए। एंटायर पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स विच इज लोकेटेड वेयर? इन हरियाणा। 50 लाख रुपए लिए, 50 लाख रुपए ये प्रीपेड मोबाइल के हैं। ये किसके हैं भैया? प्रीपेड मोबाइल के हैं। प्रीपेड मोबाइल
कस्टमर से कितना ले रहा है, ये 50 लाख रुपए ले रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर 50 लाख रुपए पे जीएसटी लग जाएगा, 50 लाख रुपए पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जहाँ भी प्री पेमेंट मिल रहा है वही उसकी क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। बेसिकली ये कस्टमर लोकेटेड है आउटसाइड हरियाणा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगी, आउटसाइड हरियाणा हो जाएगी, और इस पे आईजीएसटी लेवेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है, किसके रिलेशन में, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के रिलेशन में, अगर सेलिंग एजेंट के माध्यम से करते हो, रीसेलर के माध्यम से करते हो, तो उसकी तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट या रीसेलर। और अगर फाइनल सब्सक्राइबर को किया जाता है तो जहां भी प्री पेमेंट इससे रिसीव्ड या फिर दी वाउचर्स आर बीन से सोल्ड, वहां पे आ जाती है यहाँ बेसिकली क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये 50 लाख पे भी जीएसटी लग जाएगा, ये आउटसाइड हरियाणा है तो ये आईजीएसटी पे लग जाएगा। उसके बाद देखिए मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम पेविक लिमिटेड, ये इसका रीसेलर है, सेलिंग एजेंट है, रीसेलर और सेलिंग एजेंट है इन्फोटेल का, ठीक है, 30 लाख रुपए। लोकेशन ऑफ पेविक इज इन महाराष्ट्र। ये 30 लाख रुपए भी अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, ये भी इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, क्योंकि इसका लोकेशन महाराष्ट्र में है। अब इसको आपने पेविक को कमीशन दिया 10%, पेविक को कमीशन दिया 10%, ये 3 लाख रुपए हो गए, इसका 10% हो गया कमीशन, सॉरी 3 लाख रुपए हो गया, इस पे जीएसटी लग जाएगा, और ये आपके लिए क्या मानी जाएगी, इनपुट सर्विस मानी जाएगी, और इसका आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा, इसका आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा, ठीक है, आईटीसी विल बी एडमिसिबल। अब देखिए आगे, आगे देखिए, Infotel collected an amount of 5 lakhs from customers located in Haryana against DTH service. डायरेक्ट टू होम सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है, क्या प्रोवाइड की जा रही है, DTH सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। तो बेसिकली जहाँ भी ये डिश एंटीना वगैरह इंस्टॉल्ड होगा वही वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी मान ली जाएगी। तो ये हरियाणा में इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई है। जो भी वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। 50,000 रुपये वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, तो इस 5 लाख रुपए पे जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, इस 5 लाख रुपए में 50,000 रुपये CGST SGST लेवेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन्फोटेल परचेज सर्टेन इक्विपमेंट for installation of its towers in the state of Rajasthan. Purchase किए equipments for installation of its towers in the state of Rajasthan. ठीक है। अब टेलीकम्युनिकेशन टावर्स के लिए आप कोई भी इनपुट या सर्विसेज लेते हो तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा, इसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। नो आईटीसी शैल बी एडमिसिबल, इसका कोई आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा। तो इन्फोटेल कोलैबोरेटेड विद, सॉरी ये क्या कह रहे हैं, इन्फोटेल परचेज सर्टेन इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इट्स टावर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. The goods were delivered and installed by supplier based in Rajasthan at Infotel's site at Rajasthan. An invoice was issued to Haryana HO. ठीक है। अब यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई तो बेसिकली क्या हो जाएगी,
जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, असेंबली हो रही है, पर आपको क्या आईटीसी मिलेगा क्या इसका? आपको आईटीसी नहीं मिल सकता है। 75 लाख रुपए की एक तरह से आपकी इनपुट सर्विस नहीं मानी जाएगी। यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू अवेल व्हाट? द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। अब इन्फोटेल कोलोबरेटेड विद अमेज आईएनसी। किससे कोलोबरेशन किया है? अमेज आईएनसी से कोलोबरेशन किया है। एक सेकंड, ये कहां पे है? ये कंपनी बेस्ड इन यूएसए। कहां पे कंपनी है? ये यूएसए में है। फॉर रिसीविंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल रहा है आपको इन रिलेशन टू क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। तो ये क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज की क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। और इसको मिल रहा है, इन्फोटेल को मिल रहा है टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ठीक है। ये क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज दे रहा है। द अमाउंट पेड बाय इन्फोटेल टू अमेज आईएनसी 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ रुपए है इसका अमाउंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए ये इसने दिया। अब ये 5 करोड़ रुपए पे बेसिकली ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। सर्विस सप्लायर विदेश में बैठा हुआ है, हम यहां पे हैं, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। और अपन रजिस्टर्ड हैं, अपन रजिस्टर्ड हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे आरसीएम इसमें लग जाएगा। इसका भी टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। 5 करोड़ का 18% अगर जीएसटी की लायबिलिटी आती है इंपोर्ट पे, तो आपको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। जो भी 90 लाख है आईजीएसटी है। ये जमा होगा आपका किसके माध्यम से? ई कैश लेजर के माध्यम से। ई कैश लेजर के माध्यम से जमा होगा, जिसका आपको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। जिसका आपको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट बाद में मिल जाएगा, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। ठीक है, अब क्या बोलते हैं आगे? फर्दर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज वर प्रोवाइडेड बाय इन्फोटेल टू इट्स अनरिलेटेड प्रीमियम कस्टमर्स। अनरिलेटेड प्रीमियम कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे कुछ ट्रायल पीरियड के लिए सर्विसेज दी गई। ओपन मार्केट वैल्यू इसकी 75 लाख है। तो क्या जीएसटी लगेगा इस पे? ये सेक्शन 7(1)(a) में, ये 7(1)(a) में डज नॉट फॉल इन एम्बिट ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहां कंसिडरेशन ही चार्ज नहीं किया गया है और वो अनरिलेटेड है। यहां कंसिडरेशन ही चार्ज नहीं किया गया है और वो क्या है? अनरिलेटेड है। तो इस पे क्या है? जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। इस पे जीएसटी लेविएबल 75 लाख रुपए पे जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं। एज पर एग्रीमेंट विद अमेज आईएनसी, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्रोविजन ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, अगर क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है किसका? ऑफ प्रोविजन ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज टू कस्टमर्स बाय इन्फोटेल, अमेज आईएनसी शैल प्रोवाइड बैकअप सर्विस एक्सेस। बैकअप सर्विसेज दे देंगी टू इन्फोटेल्स कस्टमर्स फॉर डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज करके रखा हुआ होगा, जिसके लिए से बैकअप सर्विसेज दे रही है अमेज आईएनसी। The customers are not aware of the fact that data is being stored in Amaze INC's server in case of failures at Infotel end. कस्टमर को कोई पता भी नहीं, उनको लेना देना भी नहीं है। Amaze INC charged 50 लाख रुपए फॉर Infotel फॉर इंस्टेंस इन द मंथ ऑफ, फॉर सच इंस्टेंस द मंथ ऑफ जनवरी। कोई फेलियर हो गया होगा तो इसके लिए इन्होंने 50 लाख रुपए चार्ज किए। तो ये भी आरसीएम के बेसिस पे टैक्स लग जाएगा, इस पे भी आरसीएम के बेसिस पे टैक्स लग जाएगा।
ई कैश लेजर के माध्यम से आपको पे करना होगा, और इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा। इसका भी आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। सारे अमाउंट्स क्या हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द आईटीसी फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड निल है। ओपनिंग बैलेंस निल है, ओपनिंग बैलेंस इनका क्या है, निल है। अब जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द अफॉरसीड केसेस सिनेरियो ऑन द फॉलोइंग रेट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, उस पर जीएसटी है। इंटरेस्ट रेट सप्लाई पे जीएसटी है 18% से इंटरेस्ट रेट पे, इंट्रा पे 9% है, ठीक है। Assume that there is no other outward or inward supply transactions apart from the aforesaid transaction the month of January. अब ये कह रहा है based on the facts of the given case scenario, based on the facts of given case scenario above, choose the most appropriate answer to question number 1 to 5. तो ये सारा अपन ने पढ़ लिया। पहले एक बार आप चाहो तो नीचे पढ़ के फिर ऊपर पहुंच जाओ, और आपकी पूरा पढ़ना पड़ता है वैसे तो, देख लीजिए। अब ये बोल रहा है जीएसटी पेएबल इन कैश निकालना है अपने को फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने का जीएसटी इन कैश निकालना है, ठीक है। अब बाइफर्केशन तो इसने देखो आंसर में देखो कुछ नहीं दे रखा है इसने कि सीजीएसटी एसजीएसटी, तो अपने को भी क्यों दिमाग लगाना। अभी वैसे तो अपन ने देख ही लिया था कि ये इंटर है ये इंट्रा है, अपने तो अमाउंट और रेट ठोके जाओ, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो ऊपर ही ऊपर में 25 लाख रुपए मिले थे फर्स्ट में पॉइंट में 25 लाख, तो 25 लाख का लग जाएगा, जोड़ते हैं अपन तो। फिर नेक्स्ट मिले थे, अब सीजीएसटी एसजीएसटी बैरिकेड नहीं कर रहा मैं, ये अपन ने एज अ प्योर एजेंट जो कस्टमर्स थे उनके लिए सप्लाई की थी सर्विसेज, और अपने को मिला था 10% कमीशन यानी 2 लाख रुपए, ये भी जोड़ लो, ठीक है। 20 लाख मत जोड़ लेना, 2 लाख जुड़ेंगे, ये हो गया, ये हो गया। 50 लाख रुपए अपने को डायरेक्ट रिसीट मिली है, ये जोड़ लो। फॉरवर्ड चार्ज में लग रहा है ये टैक्स। उसके बाद 30 लाख पेविक से मिले हैं, 30 लाख पेविक से मिले हैं, समझ में आ रही है बात। 5 लाख रुपए ये और मिले हैं, ये डीटीएच के मिले हैं, डीटीएच के, ये पेविक से, ये प्रीपेड, ये कलेक्शन फीस, और ये पोस्ट पेड, ठीक है। और क्या है, ठीक है। और ये 5 लाख पे 5 करोड़ पे 90 लाख की आरसीएम में एक लायबिलिटी आ गई थी, और 75 लाख पे 50 लाख पे 50 लाख पे और आ गई आरसीएम में लायबिलिटी 9 लाख रुपए, तो 99 लाख तो ये आ गई आपकी लायबिलिटी 18% से। इसका सबका जोड़ लो, देखो 25 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50 लाख 77 हो गए, प्लस 30 लाख प्लस 5 लाख, 1 करोड़ 12 लाख हो गए। 20 लाख 16,000 इसकी लायबिलिटी आ जाएगी, प्लस 99 लाख करा तो ये कितना आ गया, 119 16,000 आ रहा है क्या, देखो आंसर में कहीं आ रहा है क्या, ये आंसर आ जाएगा इसका 119 16,000। अब कितना आईटीसी मिल जाएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीसी कितना मिल जाएगा। देखो 99 लाख का तो मिलेगा ही मिलेगा, 99 लाख का तो मिलेगा ही मिलेगा। 75 लाख रुपए का जो इनपुट सर्विस ली इसका नहीं मिलेगा, और जो ये 3 लाख का मिल जाएगा आपको एट रेट ऑफ 10%, क्योंकि अपन ने एजेंट अपॉइंट किया हुआ, उसको कमीशन दे रहे, इनपुट सर्विस हो जाएगी, कमीशन पे जो जीएसटी वो चार्ज कर रहा है अपने से, तो 3 लाख का
18%, यानी 54,000। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 99 लाख और 54,000 आ जाएगा। ये तो आरसीएम के तहत जो सर्विसेज थी वो, ये हो गई एजेंट वाली, पेविक वाली, उसने जो अपने से बिल किया, अपने को बिल किया होगा, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ जीएसटी लॉ प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन इन्फोटेल, क्लाउड जोन एंड सब्सक्राइबिंग कस्टमर। अब इन्फोटेल इज द एजेंट ऑफ क्लाउड जोन। बेसिकली क्या हो रहा है, हम कस्टमर को सर्विसेज दे रहे थे अपनी जो भी प्रीपेड या पोस्टपेड सर्विसेज दी जा रही थी, उसके अलावा अपन ने उनके कहने पे क्या है ये अरेंजमेंट किया क्लाउड जोन से, और उनको क्या है, कस्टमर को पता है ये सर्विसेज क्लाउड जोन दे रहा है ओटीटी की, ठीक है। अपन उनको ये बिल में रेज किया ये अमाउंट कि हम आपके बिहाफ पे ये अमाउंट कलेक्ट करके किसको दे देंगे, क्लाउड जोन को दे देंगे। तो अपन एक्ट कर रहे हैं कैसे, एज प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यहाँ कौन हो गया, सब्सक्राइबिंग कस्टमर हो गया। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन हो गया, सब्सक्राइबिंग कस्टमर हो गया। एंड वी आर एक्टिंग एज व्हाट, प्योर एजेंट। अपन कौन है, इन्फोटेल है। अपन प्योर एजेंट जैसे एक्ट कर रहे हैं ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, यानी सब्सक्राइबिंग कस्टमर, क्योंकि उससे इसके लिए कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया जा रहा। दिस इज इन सर्विस, दिस इज इन एडिशन टू द सर्विसेज विच हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन आवर ओन अकाउंट। और जो भी अमाउंट अपन ने उनसे कलेक्ट किया है वो सीधा का सीधा अपन ने सामने वाले बंदे को दे दिया है, कोई अपना बीच में इसमें कमीशन नहीं रखा है, ठीक है। खुद का वो तो अलग से सर्विस है जो अपन दे रहे हैं उसको, उससे जो पैसा मिल रहा है किससे, क्लाउड जोन से। फिर देखो नेक्स्ट, द जुरिसडिक्शनल टैक्स अथॉरिटीज are contemplating to bring Amaze INC। Amaze INC को टैक्स नेट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं फॉर सर्विसेज रिलेटिंग टू क्लाउड स्टोरेज। तो बेसिकली यहां पे अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की एम्बिट में आता है और रजिस्टर्ड पर्सन इसको इंपोर्ट कर रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और यहां पे रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। यानी इन्फोटेल को देना है जीएसटी। अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज है, जहां कोई भी आपके बैकअप वगैरह की सर्विसेज दे रहे हैं क्लाउड स्टोरेज से, जहां कोई भी आपका ह्यूमन इंटरफेस इन्वॉल्व नहीं है, ओआईडीआर सर्विसेज अगर ये प्रोवाइड की जाती हैं, किसको प्रोवाइड की जाती है, बिजनेस यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है, रजिस्टर्ड बिजनेस यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है, वो आरसीएम के तहत टैक्स लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी आरसीएम के तहत टैक्स लगता है, विदेशी को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। ओआईडीआर सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट्स को, तब बात आ जाती है। तो फिर ओआईडीआर सर्विस सप्लायर को क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अब ये कह रहे हैं टैक्स नेट की एम्बिट में लेके आना चाह रहे हैं ट्रांजैक्शन को, आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो टैक्स नेट में तो वैसे ही दे रहा है ना, इन्फोटेल टैक्स तो दे ही रहा है ना आरसीएम के तहत। अमेज इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एंड पे जीएसटी ऑन द सेट ट्रांजैक्शन इट इज प्रोवाइडिंग ओआईडीआर सर्विसेज टू इन्फोटेल। ये गलत है, आरसीएम में लगेगा टैक्स भैया। अमेज इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पे टैक्स एज प्रिंसिपल सप्लायर, इट इज प्रोवाइडिंग क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज टू कस्टमर्स थ्रू इट्स एजेंट इन्फोटेल। ये भी गलत है। उसके अलावा इट इज इन्फोटेल बेसिकली द इंटरमीडिएरी ऑफ अमेज आईएनसी एंड देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी ऑफ अमेज आईएनसी शैल बी डिस्चार्ज बाय इन्फोटेल ऑन बिहाफ ऑफ से अमेज आईएनसी। ऐसा नहीं है। और अमेज आईएनसी इज नॉट लायबल टू रजिस्टर टू ऑब्टेन, नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एंड पे टैक्स इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ट्रांजैक्शन। उसको कुछ नहीं लेना देना है। यहाँ इन्फोटेल को आरसीएम के तहत टैक्स क्या है, देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो, फॉर डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, इन्फोटेल इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट लाइक डिश एंटीना एंड केबल्स liable to GST at rate of 28% to the customers for additional charge of 2000। additional charge लेके वो क्या देना चाह रहे हैं, डिश एंटीना और केबल। कंपनी कलेक्ट 1000 फ्रॉम न्यू कस्टमर्स एज इंस्टॉलेशन एंड 1 month चार्जेस
फॉर सर्विसेज लायबल टू जीएसटी एट रेट ऑफ 18%। कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये वो ले रहे हैं। अब इन केस एंटीना एंड केबल्स आर प्रोवाइडेड, कंबाइंड चार्ज बता दिया इन्होंने क्या है, 3000 रहेगा। तो बेसिकली यहां प्रिंसिपल सप्लाई क्या है भैया, प्रिंसिपल सप्लाई आगे तक क्या रहेगी आपकी, रहेगी क्या, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, डीटीएच सर्विसेज। ये बंडल इन्होंने बनाया है जो कि नॉर्मल बंडलिंग होती है इस केस के अंदर, ये प्रिंसिपल सप्लाई डीटीएच की सर्विसेज ऑन एंटायर, ये कोई मिक्स सप्लाई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली यही होएगा, वो जाएंगे डिश एंटीना वगैरह सब इंस्टॉल करेंगे, आपकी प्रिंसिपल सप्लाई ये है। तो 3000 रुपये पे 18% की रेट से जीएसटी लेवेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंसिडेंटल हो गए। तो यहाँ पे क्या है, जीएसटी ऑन अमाउंट ऑफ 2000 शैल बी चार्ज एट रेट ऑफ 28%, बैलेंस विल बी चार्ज एट रेट ऑफ 18%। ठीक है, इसको देख लो एक बार, यहाँ पे आएगा आंसर 3000 रुपये पे 18% की जीएसटी लग जाएगी। इसका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिला लो एक बार, पीछे आंसर आ रहे होंगे इनके। ये आ गया सी, अमेजन इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, अपन ने किया था। इन्फोटेल सब्सक्राइबर्स का प्योर एजेंट है, आईटीसी अपना ये मिल गया था, और आपके लायबिलिटी कैश लेजर के माध्यम से 1,19,16,000 आ रही थी। अब देखो आगे क्या पूछता है, छोटे मोटे क्वेश्चंस और हैं, मेन तो ये केस स्टडी थी। अब देखो, गुरुजी एंड एसोसिएट्स इज एंगेज इन रिटेल बिजनेस ऑफ सेलिंग वेडिंग आउटफिट्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इट इफेक्टेड सप्लाईज टू कस्टमर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ये इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है भाई। टोटल टर्नओवर 15 लाख रुपए ही है, परंतु इसको क्या कराना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई किसकी हो गई भाई, गुड्स की हो गई। Owing to low profit margin, it has decided to shut down the business in the next financial year. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बंद करूंगा, धंधा कुछ मिल ही नहीं रहा, काम मिल नहीं रहा अच्छा, इसलिए। द प्रॉपर ऑफिसर कलेक्टेड एविडेंस ऑफ द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ वेडिंग आउटफिट्स इफेक्टेड बाय गुरुजी एंड एसोसिएट्स ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, एविडेंस कलेक्ट किया इंटर स्टेट सप्लाई का। अब ये अनरजिस्टर्ड है बेसिकली। नाउ द प्रॉपर ऑफिसर वांट्स टू मेक द असेसमेंट इट इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बट डिड नॉट गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। सही है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर बाय डिटरमाइनिंग विच असेसमेंट शुड बी डन। सेल्फ असेसमेंट तो खुद असेस ही करता है, प्रोविजनल भी के लिए भी वो रिक्वेस्ट करता है, स्पेशल असेसमेंट कुछ है नहीं ऐसा। तो यहाँ होएगा असेसमेंट ऑफ क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या होएगा ये, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट देखो, लल्ला पेड़े वाला, लाला सॉरी लल्ला नहीं लाला है, लाला पेड़े वाला एक फेमस स्वीट शॉप है, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन वृंदावन, उत्तर प्रदेश। ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 100 kg ऑफ स्वीट्स ऑन 2 मई। ऑर्डर मिला है इसको कब, तारीखें आ जाए नॉर्मली प्लेस ऑफ मतलब टाइम ऑफ सप्लाई को क्वेश्चन आता है। फ्रॉम परिंदे ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन सेम लोकेलिटी ऑफ वृंदावन एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 50,000 रुपीज। ऑर्डर मिल गया कि भाई आप हमको चाहिए आपसे 100 किलो, भाई साहब 50,000 रुपये ये ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो 500 रुपये किलो का माल हो गया, सही है। 1,000 रुपये किलो की मिठाइयाँ आ रही हैं आजकल। कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ स्वीट्स वॉज डिलीवर्ड टू परिंदे ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 5 मई को डिलीवर कर दिए इन्होंने,
but without invoice. On the accountant of Lala was on leave on that day. ठीक है, विदाउट इनवॉइस ये माल बेच दिया है, 5 मई को डिलीवरी हो गई है. However, the invoice was raised on 6th May. 6 मई को इनवॉइस रेज की. अकाउंटेंट हैज जॉइंड द ऑफिस आफ्टर लीव. पेमेंट 7 मई को आया. टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ सप्लाई इन्वॉल्व से मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो इनवॉइस कब तक जारी करनी है? ऑन और बिफोर दी डिलीवरी आपको करनी है. तो ये रिमूवल हो गया 5 मई को. 5 मई तक आपको इनवॉइस जारी करनी थी. टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगी? 5 मई हो जाएगी. एज ए इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड विद इन द टाइम लिमिट. 5 मई इस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी. अब ये कह रहे हैं आगे देखिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट शैल नॉट बी लेवीड unless it is determined that subsidy provided by exporting country on manufacture of the article. कह रहे countervailing duty shall not be levied unless it is determined that subsidy relates to export performance. सही है. Subsidy relates to use of domestic goods over the imported goods in export article. या subsidy has been conferred on limited number of persons. Not all. It is limited number of persons engaged in manufacture and export of the articles. कह रहा है क्या? Choose the most appropriate answer. पहला और दूसरा सही है. पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है तीसरा. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा. फिर देखो, स्वदेशी एंटरप्राइजेज एक्सपोर्टेड गुड्स हैविंग FOB वैल्यू 20 लाख रुपए. All industry rate of drawback on these goods is 5%. Market price of goods in India is what? 80,000 rupees. तो ड्यूटी ड्रॉबैक कितना आ रहा है अपना? पहले ये निकालो, ड्यूटी ड्रॉबैक कितना आ रहा है एज पर AIR? ये आ रहा है 20 लाख का 5% यानी 1 लाख रुपए. और कचरा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आप. सिंस मार्केट प्राइस क्या है? इज लेस देन अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक. क्या ड्रॉबैक मिलेगा आपको? नो ड्रॉबैक 76 में बोला हुआ है, शैल बी एडमिसिबल. यदि मार्केट प्राइस इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, आपको कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन इज देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्रॉबैक. तो कितना ड्रॉबैक मिलेगा? 1 लाख गलत है. 80,000 गलत है. स्वदेशी एंटरप्राइजेज इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी ड्रॉबैक सिंस द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इज व्हाट? लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक. ये सही है. आइदर वाइदर कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रॉयड गुड्स अंडर सेक्शन 23? 23 में क्या मिल जाता है आपको? रेमिशन मिल जाता है ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड गुड्स. रेमिशन मिल जाता है आपको ऑन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड गुड्स. इट्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ गुड्स इवन इफ द सेम कैन बी रिकवर्ड. देन दे से दैट प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉस्ट ड्यू टू पिल्फरेज at a time before clearance. Pilferage पे section 23 apply नहीं होता. Provisions of this section is also applicable even if goods are destroyed at the warehouse. And the importer need not prove the loss to the proper officer. तो basically पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है और चौथा भी सही नहीं है. तो ये कह रहे करेक्ट क्या है? तो करेक्ट तीसरा हो जाएगा कि इवन इफ द गुड्स हैव बीन लॉस्ट, से हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द वेयर हाउस, देन ऑल्सो यू कैन गेट रेमिशन. तो ये अभी अपना क्या है, इसके बाद तो आपके पूरे वो बड़े वाले क्वेश्चंस आ गए. तो अपन ने ये डिस्कशन कर लिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का. केस सिनेरियो बेस्ड MCQs एंड इंडिपेंडेंट MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. 30 नंबर की कवरेज है अपनी, इनको आपको सबको अच्छी से करके जाना है. This was our discussion relating to the revisionary test paper.
ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से करिएगा, और बाकी कोई डिफिकल्टी आती है यू कैन राइट इन कमेंट एंड आस्क द सेम फ्रॉम अस। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।